नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 2024 के बीतने में कुछ घंटे बचे हैं और नया साल आप सबका इंतजार कर रहा है। उम्मीद है 2025 आप सबके जीवन में नई खुशियां, नई उमंगे लेकर आएगा। यह साल राजनीतिक तौर पर काफी गहमा गहमी वाला रहा। दोस्तों, देश ने लोकसभा चुनाव देखे और 8 विधानसभा चुनाव, और उसके बाद उसके साथ साथ कहें तो कई उपचुनाव भी देश की जनता ने देखा और उसमें अपना रोल निभाया मतदाता होने के नाते। लेकिन अब जब अगले साल की बात हो रही है तो अगले साल शुरुआत में ही, यानी 2025 की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव हैं और उसके बाद बिहार में चुनाव होने हैं। दोनों जगह विधानसभा के चुनाव, लेकिन दिल्ली के चुनाव की गहमा गहमी चल रही है। उससे पहले बिहार में चुनाव से पहले एक अलग गहमा गहमी का आलम है। और दोनों राज्यों की बात करें तो इधर अरविंद केजरीवाल को लेकर और बीजेपी जो खींचतान कर रही है वो आप सबके सामने है। थोड़ी गहमा गहमी, जैसे जैसे जनवरी का महीना जो है आगे बढ़ेगा वो गहमा गहमी दिल्ली की बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब बिहार की बात करते हैं तो आप नीतीश बाबू को देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, कहें तो कल ही वापस लौटे हैं दिल्ली से। 2 दिन के लिए दिल्ली आए थे और अब दिल्ली से वापस लौट गए हैं। नीतीश बाबू का हाल ऐसा हो गया है कि कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं नीतीश बाबू। आखिर जाएं तो कहां जाएं, किधर जाएं? नया साल उनका भी इंतजार कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि 14 जनवरी को बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं नीतीश बाबू। हो सकता है कि वो पलटी मार लें। लेकिन नीतीश कुमार पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां से बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता की चाबी भी इधर से उधर घूमते हुए आप देखेंगे। यानी उनके पास दोनों जगह की चाबी है। नीतीश बाबू के हाथ में खुद सीएम के नाते बिहार की सत्ता है, तो उनके हाथ में एक बैसाखी बने हुए वो जब नरेंद्र मोदी के साथ नजर आते हैं तो दिल्ली की सत्ता भी है। क्योंकि भरभरा के ताश के महल अगर गिरते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ बचता नहीं है। और वैसा ही हाल यहां हो सकता है दिल्ली में। और पीएम मोदी से नहीं मिले आए थे अभी नीतीश बाबू। उसके अलावा नीतीश बाबू नड्डा साहब से बिना मिले हुए चले गए। बात यह भी आई कि उनकी मुलाकात कांग्रेस के नेताओं से भी होगी, यानी नीतीश बाबू पलटी मारेंगे। और उधर बिहार में बीपीएससी के परीक्षार्थियों ने भी नीतीश बाबू के नाक में दम कर रखा है, आप जानते हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सामान्य रूप से काम करने में सक्षम नहीं हैं और मुट्ठी भर करीबी सहयोगियों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा है। तेजस्वी यादव यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अपने होश में नहीं हैं, वो बिहार चलाने में असमर्थ हैं। और यह भी दावा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि नीतीश कुमार खुद निर्णय नहीं ले रहे हैं, उन्हें उनकी पार्टी के 4 नेताओं ने बंधक बना लिया है, जिनमें से 2 दिल्ली में और शेष 2 बिहार में हैं जो फैसले ले रहे हैं। आइए जरा सबसे पहले तेजस्वी यादव को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और यह बाइट यहां सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से एक तस्वीर नजर आएगी। वो तस्वीर नए साल की तस्वीर भी होगी। पहले तेजस्वी यादव को सुनिए। यहाँ कोई सरकार है ही नहीं और सरकार नीचे आगे होश नहीं। नीचे करो थोड़ा। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे। तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और 2 एक नेता हैं जो 2 दिल्ली में 2 पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है। उन लोगों को अपना देखना, बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनकी चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे।
सपोज ही, तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है, जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने, लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। और देखिए जो भी तो ये बात अपनी बड़े दमदारी के साथ यहां पर तेजस्वी यादव रखते हुए आपने देखा सुना यहां तेजस्वी यादव, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश बाबू चर्चा में हैं और उन्हीं की बात यहां कहते हुए भी नजर आ रहे थे। आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। लेकिन इस बीच एक तस्वीर और भी सामने आई। जब दिल्ली से लौटे नीतीश कुमार तो मुलाकात इनकी होती है गवर्नर साहब से। आप देखिए ये तस्वीर। इस तस्वीर के बाद लोग बहुत कयास लगाने लगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। क्या नीतीश बाबू सीधे इस्तीफा लेकर पहुंचे हैं, क्या पलटी मारने वाले हैं, ये सारी बातें होने लगी। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर ये नजर आती है कि कहीं ना कहीं देश की सियासत में नीतीश बाबू का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए तो नीतीश कुमार चर्चा में बने हुए हैं। आज चर्चा करेंगे, हम समझेंगे कि नए साल में क्या कोई बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है, बिहार में क्या सियासी तूफान आने वाला है और बिहार के सियासी तूफान का क्या असर दिल्ली पर भी पड़ेगा, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बात और आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। आज एक इंटरव्यू आया है लोकुर साहब का। आप जानते हैं कि वो पूर्व जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनका एक इंटरव्यू आया है दैनिक भास्कर में, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने खुलकर बहुत सारी बातें रखी हैं, लेकिन सेकुलरिज्म और संविधान को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि सेकुलरिज्म जो है वो संविधान का बुनियादी ढांचा है और ये नहीं बदला जा सकता है। बाकी जिसको जो कहना है वो कहने को आज़ाद है। ये बात इसलिए पूछी गई उनसे क्योंकि लगातार संविधान बदलने की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो उस पर उन्होंने अपने बयान दिए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई कह सकता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, कोई कह सकता है कि प्रधानमंत्री वास्तव में प्रेसिडेंट हैं। कहने में क्या है, आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन सच्चाई यह है कि यह देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें संविधान सर्वोपरि है। यह सबसे बड़ी बात यहां पर कही गई है और महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के संविधान पर कई बार ऐसी बातें आती रही हैं और ये मदन बी लोकुर का कहना है। खैर, लोकुर साहब खुल के अपनी बात रखते हैं, रिटायर हो गए आप जानते हैं, और उन्होंने वकालत से लेकर जुडिशरी में बहुत काम किया, सुप्रीम कोर्ट में उनको लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे उनके कई निर्णयों के आधार पे। लेकिन लोकुर साहब को इस रूप में भी जाना जा सकता है क्योंकि जो 4 जजों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी देश के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, उसमें से एक जस्टिस मदन वी लोकुर भी थे, इसलिए और इन सबको उन्होंने अपने इंटरव्यू में याद किया है। चलिए, मदन वी लोकुर का जिक्र इसलिए क्योंकि संविधान का जिक्र आज आएगा जब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे चर्चा के केंद्र में नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव, और जब यहां से बाहर दिल्ली की तरफ आप आएंगे तो और 2 नेता आते हैं सामने। एक नरेंद्र मोदी आते हैं और दूसरे राहुल गांधी आते हैं। क्यों मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, और या कहें तो नरेंद्र मोदी की सत्ता जो है वो आज काबिज इसलिए है, वो प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि नीतीश उनके साथ हैं। और राहुल गांधी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नीतीश जब उधर साथ छोड़ेंगे तो राहुल उनके साथ नजर आएंगे। क्या इन सब के तार को अगर जोड़ा जाए तो नया साल जो है सियासी तूफान लेकर आने वाला है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबको स्क्रीन पर ले आइए, सबका स्वागत करता हूं और फिर आगे बढ़े। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। समीरात्मज मिश्र जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल सिन्हा जी, प्रेम कुमार जी और प्रोफेसर रविकांत जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं। नए साल का इंतजार कर रहे होंगे आप लोग। जल्दी जल्दी हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सीधे आना चाहता हूं जल्दी से, पहले प्रेम कुमार जी आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, चल क्या रहा है बिहार में और कितना असर देखते हैं उसका दिल्ली पे? नए साल में क्या कुछ होने जा रहा है? 14 तारीख की बात भी हो रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 2025 जो आ रहा है, 2025
उम्मीदों का साल, हर साल हम लोग बोलते हैं, हर साल उम्मीद रखते भी हैं और अच्छी उम्मीदों के लिए होता है। सबके लिए अपने अपने उम्मीद के मायने भी होते हैं। 2025 जो आ रहा है उसकी पृष्ठभूमि में 2024 थोड़ा ज्यादा उल्लेखनीय इसलिए है कि इस साल लोकसभा के भी चुनाव हुए जो 5 साल में होते हैं और इस चुनाव ने एक विपक्ष की राजनीति में उम्मीद जगाई, इसके बावजूद कि उसके हाथ में सत्ता नहीं आई। आप देखेंगे जब कभी भी देश में कोई लंबा शासनकाल चलता है, मान लीजिए यूपीए का शासनकाल था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का शासनकाल था, 2 टर्म चला, तो उसको सत्ता से हटाने के लिए जो आंदोलन चले, कम से कम 2 साल तक तो जमकर आंदोलन चले। अब वो अलग बात है, उससे सहमत असहमत होना, लेकिन चले। अब नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल 2 टर्म का हो चुका है, ये तीसरे टर्म में है और इस दौरान जो कुछ बातें हुई, कोई बड़ा आंदोलन तो स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 2024 का साल इस मायने में महत्वपूर्ण है कि 2023 और 2024 इन दोनों में 2 बड़ी बड़ी यात्राएं भी हुई और चूंकि इलेक्शन मोड में पूरा साल था तो वो एक तरह से आंदोलन के ही रूप में वैचारिक मंथन का भी सवाल चला। बहुत सारे मुद्दे सेट हुए और लोगों को संविधान की रक्षा की जरूरत महसूस हुई, निरंकुश शासन का डर सताने लगा। ये सारी चीजें 23-24 में हुई है। तो एक सरकार बदलने के लिए जो 1.5-2 साल के आंदोलन की आवश्यकता होती है वो 2024 में ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और अब 2025 जो है इस पृष्ठभूमि में अब सरकार बदलने का साल होगा। तो सरकार बदलने का साल क्या गैर लोकतांत्रिक तरीके से होगा? हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा। मैं मिड टर्म इलेक्शन की ओर इशारा कर रहा हूं क्योंकि अभी जो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में और बिहार में, तो दिल्ली से बिहार आते आते जो राजनीतिक घटनाक्रम अपने आप में परिपक्व होती हुई दिख रही है वो उसी दिशा में ले जा रही है कि बिहार में एक बिहार चुनाव से पहले या बिहार चुनाव के साथ ये मध्यावधि चुनाव की आहट अब से दिखने लगी है। ये आहट सिर्फ नीतीश कुमार के मूवमेंट से नहीं बनती है। बिहार तो एक ऐसा है जहां से कि डिसाइड हो जाता है राजनीति का डायरेक्शन। थोड़ा सा उस पर हम बोलेंगे, लेकिन इससे पहले कि ये जो बात है नीतीश कुमार का स्टेप इधर से उधर जाना, तो उससे पहले बीजेपी के भीतर घमासान है। बीजेपी में निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठ रही है, लोग बोलने लगे हैं। अब वसुंधरा राजे जी के साथ में मुलाकात होने लगी है नरेंद्र मोदी की, जो पहले संभव नहीं मानी जाती थी। मोहन भागवत बोलने लगे हैं कि भाई निरंकुश शासन नहीं चलेगा, अहंकारी नहीं चलेगा, किसी का देवता के साथ सीधे संबंध नहीं होता है, वगैरह वगैरह। और आरएसएस में भी दो तरह की बातें होने लगी हैं। तो इस तरीके ये है, अपोजिशन अलाइंड है। हर विपरीत परिस्थिति के बावजूद इंडिया गठबंधन एकजुट है। एनडीए में कोई नया साथी उनको नहीं मिल रहा है, जो भी है टूटने और छूटने की ही स्थिति में है। तो ये वो सारी परिस्थितियां ये बताती हैं कि सत्ता कमजोर हुई है। तीसरी बार सत्ता में आने के बावजूद मोदी सरकार कमजोर हुई है। सत्ता में आने के बाद भी वो लगातार कमजोर हो रही है और वो सारे मुद्दे जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन वो लेकर आए, डंका पीटे, लेकिन सदन में कोई समर्थन मिलने के बजाय बहुमत का आंकड़ा भी उनको नहीं दिखा। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, वक्फ बोर्ड बिल हो, सब कुछ नहीं कर पाए। तो इस पृष्ठभूमि में हम देख रहे हैं बिहार, और बिहार की वो चर्चा जो मैंने कही कि बोलता हूं वो 1-2 लाइन में समाप्त करता हूं। वो ये कि 2024 से पहले भी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आए थे। उन्होंने एक नारा दिया था जातीय सर्वेक्षण का। उस नारे ने देश की राजनीति पर बड़ा असर डाला और जब नीतीश कुमार स्वयं एनडीए गठबंधन में चले गए तो उसका भी देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ा कि मोदी सरकार बैसाखी की ही सही लेकिन रिपीट हुई। अगर वो नहीं जाते तो शायद कोई और तस्वीर होती। इस हिसाब से नीतीश कुमार और बिहार का महत्व दिखता है। अब अगर नीतीश कुमार फिर एक बदलाव के साथ
बिहार में ठीक चुनाव से पहले एक नया समीकरण बनाते हैं, तो इस समीकरण और नए नारे जो कुछ भी वो देंगे, जो निश्चित रूप से संविधान बचाने के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन के साथ होगा, तो उसका इंपैक्ट जो है 2025 में दिखेगा। इसलिए 2025 हम कहते हैं बदलाव का साल, उम्मीद का साल, राजनीति बदलने का साल साबित होने वाला है। जी, 2025 उम्मीदों का साल, बदलाव का साल। और इन सब के बीच क्या नीतीश बाबू एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं? क्या इसकी शुरुआत बिहार से होने जा रही है? प्रशांत टंडन जी, आपसे भी समझना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं प्रशांत जी, 2025 बिल्कुल सामने है और उन सब के बीच दिल्ली से लेकर बिहार तक जो गहमा गहमी का आलम है वो हम लोग देख रहे हैं। चुनाव सिर्फ 2 ही हैं अगले साल, लेकिन उनसे पहले एक बड़े चुनाव की आहट क्यों दिखाई दे रही है? लोकसभा चुनाव, मध्यावधि चुनाव की बात क्यों कह रहे हैं प्रेम कुमार जी? सबसे पहले तो राजीव जी, 2024 क्या सौगात दे के जा रहा है, इसकी चर्चा हम 1 मिनट में कर लेते हैं जी। 4 जून 2024 ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है देश के लोकतंत्र के इतिहास की। आगे आने वाले इतिहासकार इसको रेखांकित करेंगे। 4 जून 2024 को यह तय हो गया कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। 4 जून 2024 को यह तय हो गया कि भारत के संविधान के मुताबिक ही चलेगा। और संविधान, जैसा अभी आपने शुरुआत में चर्चा की जस्टिस मदन लोकुर की, वही बात हम लोग भी कहते रहे कि नरेंद्र मोदी मजबूर हो गए ये कहलवाने को 26 जनवरी को अपने समर्थकों के से कि वो संविधान का प्रेम्बल पढ़े। वो प्रेम्बल जो कहता है सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसको पढ़वाने को अपने समर्थकों के मजबूर हो गए। ये विक्ट्री है। और 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव हार कर निकले हैं और उनका, जिसको राजनीति में कहते हैं कि इकबाल, उनकी जो मॉरल अथॉरिटी है वो अब नहीं बची। वो केवल जो कॉर्पोरेट सपोर्ट है, वो कॉर्पोरेट सपोर्ट के हिसाब से ही वो खड़े हैं। जैसे खेत में बिजुका खड़ा होता है जी, पक्षियों को भगाने के लिए, तो वो कॉर्पोरेट के सपोर्ट से खड़े हैं। ये चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट उनको कॉर्पोरेट का है जिसका काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात कि यही 4 जून को जो हुआ है ये 2025 को निर्धारित करेगा। 2025 बड़े राजनीतिक बदलाव, परिवर्तन का साल दिखाई देगा हम लोगों को। और शुरुआत कहां से होगी? देखिए, जातिवाद जनगणना पेंडिंग है 2021 से। 2025 में नरेंद्र मोदी को यह फैसला करना है कि वो जनगणना कराएंगे और जनगणना कैसे कराएंगे। अगर वो जातिवाद जनगणना नहीं कराएंगे तो एक बड़े सामाजिक आंदोलन को जन्म देंगे, जिसकी बुनियाद, जमीन तैयार हो चुकी है। चाहे वो 8 अप्रैल 2018 का भारत बंद हो, या राहुल गांधी द्वारा पैदा किया गया विमर्श हो, या तमाम जातिवाद जनगणना की देश भर में मांग हो, और अमित शाह ने जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर को के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए पार्लियामेंट में, इन सब चीज़ों ने एक ज़मीन तैयार कर दी है कि एक बड़े सामाजिक आंदोलन की ज़मीन तैयार है। उसको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, एक नेता चाहिए। तो वो नेता और ट्रिगर पॉइंट भी अपने आप तय हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जातिवाद जनगणना का जो फैसला होगा वही इसको तय करेगा। तो 2025, जैसा कि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना है कि 2025 बड़े राजनीतिक परिवर्तनों का साल होगा। एक आखिरी बात कि बिहार के चुनाव, देखिए बिहार के चुनाव जिस समीकरण में बिहार की सरकार अभी बनी हुई है उस समीकरण में तो नहीं होंगे, कुछ नए समीकरण बनेंगे।
जिसका इशारा कई बार नीतीश कुमार की गतिविधियां देती हैं। तो बिहार के चुनाव में ये तय है कि उस समीकरण में चुनाव नहीं होंगे जो समीकरण में अभी सरकार बनी हुई है। जी राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव उस समीकरण में नहीं होंगे जिस समीकरण में, यानी कि जो सरकार अभी है इस समीकरण में, एनडीए में जो हैं, क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे? एक बड़ा सवाल है। क्या नीतीश बाबू, जरा और खोल के बोलता हूं, क्या नीतीश बाबू बीजेपी के साथ रहेंगे? ये और भी बड़ा सवाल है। और अगर नीतीश बाबू बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं तो फिर समीकरण क्या बनेगा? इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2024 बीतने को है और 2025 आने को है। इन सब के बीच 2024 की किस लीगेसी को लेकर आगे बढ़ते हुए यहां नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, किस चीज को लेकर आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार दिखाई देते हैं, और कितने इंटैक्ट हैं नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नरेंद्र मोदी के साथ, यह सब समझने की जरूरत है। जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आता हूं, कैसे आप देखते हैं साल 2025 को और बीत रहे 2024 को? कि साल 2025 कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण साल साबित होने जा रहा है। 2024 जो आरएसएस का 100वें साल की शुरुआत थी और भारत के संविधान का 75वां साल था, और इन दोनों के बीच ये तय हो गया कि ये देश संविधान से चलेगा, कोई संस्था इसको हाईजैक नहीं कर सकती। और बेहद आक्रामक तरीके से ये बात कही गई, सिर्फ नेताओं के द्वारा नहीं बल्कि लोगों के द्वारा, कि ये देश ऐसे किसी संगठन की बपौती नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा। कोई भी आकर के ये नहीं बोलेगा कि नहीं साहब हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब सत्ता है तो बोल जा रहे हैं, वरना इनकी जगह वहीं होती जहां इन्होंने तमाम बेगुनाहों को डाल रखा है, वहां जगह होती। तो एक तो 2024 ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये जो बदलाव, और आपको बेलगावी में भी दिखाई पड़ा कांग्रेस के उस अधिवेशन में, कि देश की राजनीति अब गांधी और अंबेडकर के साथ चलेगी। देश की राजनीति ने सावरकर, हेडगेवार, गोलवलकर को नकार दिया, और यह भी तय हो गया कि इस हिंदुत्व को पलीता लगा दिया जाएगा अगर देश के लोगों पर, किसानों, दलितों, पिछड़ों, मजदूरों पर अगर अटैक होगा तो। और इसीलिए लगातार वो चीजें हो रही हैं, और हम लोग जानते हैं कि पूरे बेशर्मी के साथ देश के लोकतंत्र को अंदर से खोखला करते हुए, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को सफेद हाथी में तब्दील करते हुए कोशिश की गई 400 सीटें लाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। तो ये तो 224 का हासिल रहा, और 2025 में जो होने जा रहा है वही जिसकी मुनादी 2024 ने की, कि देश सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स की तरफ, आप चाहे जितने मस्जिदों को खुदवा लें, हर जगह आप चाहे जितने मंदिर निकाल लें, लेकिन लोग तब भी टिके रहेंगे एजुकेशन पर, बेरोजगारी पर, किसानों के मुद्दे पर। ये केंद्रीय सवाल होंगे इस देश के, भले ही वो मीडिया पर न दिखाई पड़ते। और उसको लीड करने में राहुल गांधी रहेंगे, नौजवान पीढ़ी में तेजस्वी यादव रहेंगे, और इसके अलावा अब नीतीश कुमार पर चूंकि आपने केंद्रित किया है, तो मुझे लगता है कि बिहार में सियासी तूफान भी आने वाला है। और ये तूफान मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश जी जब जब चुप्पी साधते हैं तो ये तूफान के पहले की खामोशी होती है। इतने दिन से खामोश हैं। नीतीश कुमार को मैं कई बार बिहार की राजनीति का बिस्मार्क कहता हूं। जो लोग सोचते हैं कि नीतीश कुमार चुक गए हैं, मैं थोड़ा उनसे असहमत रहता हूं। हो सकता है कि कई बार उनकी मनोदशा थोड़ी गड़बड़ हो जाती हो। जो उन्होंने विधानसभा में भाषण दिया था महिलाओं को लेकर के, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। लेकिन नीतीश कुमार
शतरंज में जो घोड़े की चाल होती है ना, ढाई घर वाली, वो चलते हैं। कल परसों दिल्ली में उन्होंने पहला जो कदम रखा था वो मोदी एंड कंपनी के यहां कोशिश की उन्होंने मिलने की, लेकिन ज्यादा दूरी नहीं थी उनसे, इंडिया अलायंस की भी। और उसका सबूत मैं आपको दे रहा हूं। सबूत यह है कि दिल्ली में, पटना में जो बीपीएससी छात्रों का आंदोलन चल रहा है, और ये उसी पटना के गांधी मैदान में जहां से खुद नीतीश कुमार निकल करके आए, जिस जेपी मूवमेंट के जरिए, जिस छात्र आंदोलन से नीतीश कुमार निकल करके आए, वहीं पर पुलिस या लाठीचार्ज होता है, बर्बरता होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैं दो ट्वीट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक ट्वीट किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, दूसरा वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने। दोनों ही ट्वीट आप खंगाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कि हमला तो है बिहार में सरकार पर, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला ज्यादा है, नीतीश कुमार का नाम भी नहीं। ये क्या है? तेजस्वी यादव जो भी हमला कर रहे हैं उसमें चाचा के प्रति हमदर्दी ज्यादा दिखाई पड़ती है। ये तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन लगे हाथ ये भी कह रहे हैं कि 4 लोगों ने घेर रखा है जी, विक्टिमाइज कर रहे हैं नीतीश कुमार को। तो इसको भी समझना पड़ेगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजीव जी, बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर हुए लाठीचार्ज पर राहुल गांधी की खामोशी, इस पर ध्यान गया कि नहीं गया देश का? राहुल गांधी वो शख्स जो लगातार नौजवानों के सवाल पर, दलितों पिछड़ों के सवाल पर खड़े रहते हैं, ये खामोशी क्यों है? मैं ये पूरा देश नहीं मानेगा कि राहुल गांधी इन छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं हो, बिल्कुल है, लेकिन एक स्थायी समाधान निकले, राहुल गांधी उस तरफ जा रहे हैं। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं, नीतीश की लंबी खामोशी, कांग्रेस पार्टी का डायरेक्ट हमला नहीं, तेजस्वी यादव जिस तरह से चाचा के प्रति हमदर्द दिखाई पड़ते हैं, और नीतीश से जो बीजेपी के लोगों ने किया, नड्डा और शाह ने, सुनने में आया, अब बहुत पुख्ता बातें नहीं है कि शाह से मुलाकात होनी थी, लेकिन आखिरी समय पर वो भी मुलाकात नहीं हुई। फिर मैं एक ट्वीट का जिक्र करूंगा आपके सामने कि जैसे ही बेआबरू होकर के नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हुए, राजीव जी, शाम होते होते एक ट्वीट आता है निशिकांत दुबे का, और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, अगर वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के, और अगले मुख्यमंत्री भी वो होंगे। ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं, क्या कहलवाया जा रहा है उनसे? इस ट्वीट की अभी तक तासीर को आप समझिएगा, और आपके दर्शक, कि बिहार में बड़ा तूफान आने वाला है। बीजेपी बैकफुट पर क्यों जाती है? निशिकांत दुबे क्यों लिखते हैं कि अगले सीएम भी वही होंगे? जो कमिटमेंट नीतीश कुमार चाहते थे जेपी नड्डा से, नरेंद्र मोदी से, वो कमिटमेंट कौन कर रहा है? निशिकांत दुबे। इसलिए इस पहलू को भी समझने की जरूरत है कि अब आर पार की लड़ाई होने जा रही है, और 2025 में बिहार निपटा तो दिल्ली भी नहीं बचेगा, यह भी तय है, क्योंकि यहां 12 सांसद हैं नीतीश बाबू के जी, चिराग पासवान भी हैं। तो परिस्थितियां यह है कि 2025 में आप एक नया उगता हुआ सूरज देखेंगे। भविष्य में जो उम्मीद दिखाई पड़ रही है, अब हम लोग कोई ज्योतिषी तो है नहीं, हमें जो परिस्थितियां दिख रही हैं कि 2025 में एक नया सूरज इस देश और समाज को मिलने वाला, एक नई रोशनी मिलने की तरफ इशारा हो रहा है, और भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव। राजीव जी, भारत की राजनीति में 2025 में एक बड़ा बदलाव हम देखेंगे, कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। जरा समझो, समीरात्मज मिश्र जी, आप कैसे देखते हैं 2025? और सबसे बड़ी चीज की यहां बहुत कुछ, यहां से 2025 की तरफ हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ये तमाम नेताओं की अपनी अपनी जो उन लोगों की जो राजनीति है, उसको आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। राजीव जी,
2025 में क्या होने वाला है उसका एक जो कह लीजिए कि सेंट्रल पॉइंट वही तारीख है जिसका जिक्र प्रशांत जी कर रहे थे। जो कुछ भी अभी स्थितियां घट रही हैं बिहार में आप देख लीजिए, हालांकि कोशिशें बीजेपी की सरकार की ओर से अभी भी हो रही हैं, एनडीए सरकार की ओर से, लेकिन अगर यही स्थितियां इस इलेक्शन के पहले हुई होती तो शायद इस तरह से ना हो पाता। यानी मैं जिनका जिक्र करना चाह रहा हूं कि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों का प्रयोग अब तक ठीक ठाक तरीके से हो गया होता। मैं बिहार की भी बात कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र की भी बात कर रहा हूं। यद्यपि उसमें कोई कमी नहीं की जा रही है, लेकिन सरकार ये जानती है, केंद्र सरकार ये जानती है कि हमारी स्थिति अब क्या है। तो जो नीतीश कुमार देख रहे हैं, नीतीश कुमार ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत कई सारे कारण हैं कि नीतीश कुमार को अगर वो पलटने वाले हैं, जिसकी काफी संभावना दिखाई पड़ रही है, और उनके पलटने का सीधा मतलब है, उसकी चर्चा भी हो चुकी है कि केंद्र सरकार का पलटना सीधे तौर पर, उसमें कहीं बिल्कुल एक जो कहते हैं कि सीधा समीकरण दोनों के बीच में है। उसका कारण यह है कि नीतीश कुमार बहुत भरोसा तो ऐसे भी नहीं करते हैं, बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, उनको सारा कुछ पता है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, उनको ये खतरा अभी तक तो ये हो रहा था कि पार्टी कमजोर हो रही है। पिछला विधानसभा चुनाव साथ लड़ा, उन्होंने सीटें कम आई, और जिस तरह से चुनाव के समीकरण तैयार हो रहे थे तो उनको ये पता भी था कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी, फिर भी उनको ये लगा कि मुख्यमंत्री का पद उनके पास रहेगा। लेकिन अब पहली बार उनके ऊपर ये खतरा मंडराया है कि अगर चुनाव बीजेपी के साथ रहकर, पहले तो ये है कि जीतेंगे या नहीं, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर जीतते हैं तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और उसमें थोड़ा और नमक तेल मिला दिया अमित शाह के बयान ने, और जो डिप्टी सीएम है उनके बयान ने, विजय सिन्हा के बयान ने। इन सारी चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार की ये मजबूरी है, और सामने महाराष्ट्र का नतीजा उनको दिखाई पड़ रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ क्या हो रहा है। तो अपनी पार्टी का अस्तित्व और अपने मुख्यमंत्री पद का भी अस्तित्व दोनों दांव पर लगा हुआ है। दूसरे एंटी इनकम्बेंसी उनको अच्छे से मालूम है कि कितनी जबरदस्त है। बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन, ये अब जब तक मुझे लग रहा है कि ये इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है, और बड़ा फैसला यही होगा कि इम्तिहान रद्द कर दोबारा कराया जाए, क्योंकि आरोप जिस तरह के लग रहे हैं वो हल्के फुल्के आरोप नहीं है। तो इन छात्रों का ये आंदोलन, ये कहीं भी युवाओं का और छात्रों का आंदोलन कितना महत्वपूर्ण होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है। इन सब के बीच नीतीश कुमार को अब ये लग रहा है कि अगर दोनों चीजें, अपनी पार्टी का अस्तित्व भी और अपना मुख्यमंत्री पद भी बचाना है, तो दूसरी तरफ आने में ही भलाई है। हालांकि दूसरी तरफ इतना आसान भी नहीं है कि चले जाएंगे और दूसरी तरफ इनको बिल्कुल स्वीकार कर लिया जाएगा। उसकी वो दोनों की कोशिशों को संभावना तलाशने के लिए बिल्कुल दिल्ली में थे, और कोशिश ऐसा लग रहा है, जिसका जिक्र अभी रविकांत जी कर रहे थे, कि प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट्स की भाषा ये बता रही है कि नीतीश कुमार जिस अभियान में लगे हुए थे उसमें काफी कुछ सफलता उनको मिल चुकी है, और उसके बाद अब वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि जो बीपीएससी के छात्रों की मांग है उस पर भी कोई बड़ा फैसला ले, उस पर संभावना जताई जा रही है। तो उनके लिए ये चीजें कितनी महत्वपूर्ण है ये साफ दिख रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि मौका, कि कब उनको ये काम करना चाहिए, तो कई तरह से उनको ये सबसे बेहतरीन मौका मिल रहा है। पहली बात तो ये कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का वो 10-11 सेकंड की वो जो का भाषण का हिस्सा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, इस पर अभी तक खामोश है, कुछ बोले नहीं है, बोलेंगे भी क्या। हाँ, जहां एक समर्थन का दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी, पिछले 25 दिसंबर को मीटिंग में जेपी नड्डा ने मीटिंग बुलाई, अमित शाह भी थे उसमें, नीतीश कुमार नहीं गए, तो संकेत तो दे दिए कि इस मुद्दे पर वो साथ नहीं है। और दूसरी तरफ उनको ये मौका सही दिख रहा है कि इस मुद्दे पर अगर वो साथ छोड़ जाते हैं तो उनका अपना मतदाता वर्ग में एक जो प्रभाव, जो कुछ भी बना हुआ है वो बना रह जाएगा, काफी कुछ तो कमजोर हो चुका है। और दूसरी बात ये कि यहाँ छात्रों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको वो डाल देंगे बीजेपी के ऊपर कि हम लगातार इनके दबाव में, और इस तरह से चीजें करनी पड़ रही हैं। तो कई मौके उनको लग रहे हैं कि अब यही समय है जब
हम किनारा कर लें और आने वाले दिनों में चुनाव है ही अगले साल। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि किस तरह से बिहार की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और सीधा उसका असर कहां दिख रहा है, वो केंद्र सरकार पर दिख रहा है। बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल केंद्र सरकार पर। अब जरा अनिल जी आपके पास आना चाहता हूं। तमाम हमारे साथियों की आप बात सुन रहे थे, बिहार को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश बाबू का कैसा रोल अब आने वाले समय में आप देखते हैं? मैं कोई भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं, एक टोटली फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल एनालिसिस, उस आधार पे बात कर रहा हूं। और दूसरी बात कि क्या उसका असर आप भी देखते हैं कि केंद्र सरकार पर पड़ेगा? देखिए, बिहार में चेंजेस तो बहुत आ रहे हैं और जो वहाँ बहुत स्थिति जो एंटी इनकम्बेंसी है उस पर फोकस करना चाहिए और जो अनरेस्ट है उसको मैनेज करने की कैपेबिलिटी जो नीतीश जी की सरकार है बीजेपी के साथ उसके पास भी नहीं है, सेंटर के पास है। बस सिर्फ एक आंकड़ा आपको बता दूं कि बिहार अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एकदम लास्ट है, पाकिस्तान के बराबर है। ये है 20 साल की उपलब्धि और नीतीश जी बार बार बोलते रहते हैं जाकर के सब जगह, एक काम बोलता है और वो याद दिलाते हैं 20 साल पहले, मतलब अब जैसे कि अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाई जाए उसी तरह से वो याद दिलाते हैं। जैसे कि मतलब 70 में अगर कांग्रेस सरकार याद दिलाती कि अंग्रेजों के समय में क्या हो रहा था, उस टाइप से वो लालू जी के समय की याद दिलाते हैं। तो एकदम फ्लॉप है और पूरा मिस गवर्नेंस का मामला है, वो उसको संभाल नहीं सकते। अब सवाल ये है कि पलटी मारने की जो आपको लग रहा है, मुझको जरा भी कोई इसका कोई इंडिकेशन न दिख रहा है, न वो करने देंगे। आपको क्या लगता है दूसरे की चुनी मतलब मजबूत सरकार महाराष्ट्र में वो गिरा सकते हैं? आपको याद होगा मध्य प्रदेश की सरकार उन्होंने गिरा दी, कर्नाटक की सरकार गिरा दी। उस मोदी जी से आप ये उम्मीद करते हैं क्या कि वो बिहार में दूसरे की सरकार बनने देंगे? और नीतीश जी बाहर छोड़ के नहीं जा सकते, वो उनको सब बनानी है सरकार। दूसरा है क्या कि इसको भी रीड करना चाहिए। तेजस्वी ने जो अटैक किया है नीतीश जी पे, वो अटैक दो मुद्दे हैं। एक मुद्दे है कि वो उनके ही लोग बता रहे हैं कि वो बीमार है, और दूसरा वो बता रहे हैं कि वो घिरे हुए हैं, सारा निर्णय जो है वो 4 लोग ले रहे हैं। ये 4 लोग बीजेपी के एजेंट हैं, वो उनको क्या दूसरा निर्णय लेने देंगे? और आरिफ मोहम्मद खान को इसी के लिए लाया भी गया है कि अगर कुछ इधर उधर करने की कोशिश भी अगर करेंगे नीतीश जी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो करने नहीं देंगे। जो आप इधर सुधर जाएंगे उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरह से पिछले बार भी वो गए, तो चूंकि उनका जिस तरह का था राज्यपाल, जो कि आसानी से हो गया, नहीं तो बहुत दिक्कत थी। तो इसीलिए मुझको वो कुछ चांस नहीं लग रहा है। बिहार में जो चल रहा है उसको मीट करने के लिए उस चैलेंज को से मुकाबला करने की कोशिश में बीजेपी भी लगी है, नीतीश भी लगे हैं अलग अलग तरीके से। ये बात जरूर है कि बीजेपी उनका बोझा उतारना चाहती है, कि वो चाहती है कि किसी तरह ये जो भी वहाँ न्याय चल रहा है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका किसी पे ठीकरा फोड़ दिया जाए, और उसके लिए वो चाहते हैं कि नीतीश जी बदनाम हो। इसीलिए वो भी ये है कि उनको कोशिश है, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि वो डिफेंसलेस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और उनकी पार्टी है जो सांसद है, उस सांसद में से मुश्किल से 4 या 5 सांसद उनके साथ रह पाएंगे अगर वो निकलना चाहेंगे। सबको बीजेपी ने साथ रखा है। तो इसीलिए मुझको जरा भी इसमें कोई पलटी मारने की कोई चांस की संभावना नहीं लगती है। ये कि वहां कोशिश इसीलिए देख रहे हैं ना, प्रशांत किशोर ये ऐसे किरदार ला करके लोगों का वहां जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। और उसके लिए पूरा पैसा, एक जो सबसे बड़ी चीज आ गई है वहां, जो कि महाराष्ट्र में हुआ है वही वहां रिपीट करना चाहती है बीजेपी, वो ये है कि कॉर्पोरेट मनी का जबरदस्त इस्तेमाल है। ये ढूंढ करके पैसा दे करके हायर करके, पहले होता था पॉलिटिशियंस जाते थे ये में, अब जन स्वराज पार्टी जो है
पीके की, उसमें पॉलिटिशियंस को हायर करते हो, सबको पैसे दे देकर। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सारे ड्रॉप आउट्स जो मूवमेंट के और पॉलिटिकल पार्टीज के हैं उनको मैं जानता हूं, उनके किस्से रोज मुझको फोन पर लोग बताते हैं कि किसको कितना पैसा दे रहे हैं और किसको बुलाया उन्होंने। ज्यादा करके मिल के पुराने आंदोलन के लोगों को लाख लाख रुपया वगैरह, गाड़ी सारा आपको दिया जाएगा और टिकट में भी पैसा देने का इंतजाम किया है। तो कॉर्पोरेट मनी उसमें घुस गई है। नीतीश का ये प्रॉब्लम जरूर आ गया है कि न उनको बीजेपी चाहती है, न आरजेडी उनका बोझ सह पाएगी। अब इस हालत में जेडीयू को सरवाइव कैसे करवाया जाए और खुद कैसे सरवाइव किया जाए, ये उनका प्रॉब्लम है। हेल्थ का एक इशू तो है ही, वो तो दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है। मुझको नहीं लगता कि नीतीश कोई ऐसी स्थिति में है। उनका जो मैं एक अगर न्यूट्रल ऑब्जर्वर के रूप में देखूंगा तो कंटिन्यूटी जो है बीजेपी के साथ, उसके ही जो पैसा, उसका तंत्र, चुनाव आयोग, इसके जरिए जितनी सीटें ले ले। अब वो है कि बार्गेन करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह का मॉडल एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ उन्होंने कहा, 17 सीटें उन्होंने अपने कैंडिडेट के दे करके, अजीत पवार की 5 और इसकी पार्टी से 12 कैंडिडेट लड़वाए थे। इस बार भी जेडीयू में जो बीजेपी का जो एकोमोडेट नहीं हो, जो सीटें हैं उनकी जेडीयू की, उन सीटों पर भी बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़े करवाएगी। वो मॉडल एक बार ही हुआ, सीतामढ़ी में सुनील कुमार को किया था, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने उसको सक्सेसफुली किया। बीजेपी अधिक से अधिक सीट लड़ेगी और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान उनके साथ रहेंगे, जिससे वो बार्गेन करेगी। मुझको चेंजेस दूसरे तरीके का दिख रहा है कि लोग पलट देंगे, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन उसमें भी इंडिया गठबंधन को जो जिस तरह की ये क्या कहते हैं धीमी गति से या जिस तरह की लेथार्जी, एक तरह से आलस दिखा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से बीपीएससी के ये को परीक्षार्थियों पर जो हुए हैं हमले पुलिस के, और जिस तरह लाठीचार्ज और कैनन, वो कोई छोटी सी चीज नहीं है। लेकिन उसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन को लग करके ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां एक ही होप अगर सबसे ज्यादा ये रहता है कि वो बीपीएससी किसी तरह निकल जाए। इसके अलावा बिहार में कोई नौकरी नहीं है और वहां के सारे छात्र या रोजगार पाने वाले बाहर जाते हैं। इसीलिए वो बहुत ही स्थिति विकट है। उसका मुकाबला करना बीजेपी और इन नीतीश जी के लिए संभव नहीं। ये चेंज हो सकता है, लेकिन इनके इधर आ जाने वाला जो लग रहा है, जो हम लोग मुझको लग रहा है इस शॉर्टकट में को हम लोग मतलब कम से कम ना माने। जी, ये शॉर्टकट यानी कि नीतीश बाबू पलटी मारेंगे ये ना माने, पलट के इधर आ जाएंगे ये ना माने, लेकिन इतना है कि वहां की जनता हो सकता है कि पलट दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां कह रहे हैं। जरा प्रेम कुमार जी, एक बार आपके पास फिर से आना चाहता हूं। आप कैसे देखते प्रेम कुमार जी, अगर इस सिनेरियो में अगर जनता, और देखिए बीपीएससी के छात्र, उनके साथ और भी दूसरे छात्र अभ्यर्थी जो हैं, परीक्षार्थी जो कह लें वो हैं, और धीरे धीरे एक माहौल बहुत गर्म होता जा रहा है। युवाओं की नाराजगी, छात्रों की नाराजगी, परीक्षार्थियों की नाराजगी वो साफ दिखाई दे रही है। इसका कितना प्रेशर नीतीश बाबू पे, उनकी सरकार यानी एनडीए की सरकार और इंक्लूडिंग बीजेपी, कितना प्रेशर यहां पे है? जहां तक छात्रों के आंदोलन की बात है, छात्रों ने पिछले साल भी बिहार में आंदोलन किए थे, अग्निवीर को लेकर के भी आंदोलन किए थे। लेकिन जब तक राजनीतिक दिशा नहीं मिलती है, ऐसे आंदोलन थोड़े समय की हलचल पैदा करके खत्म हो जाते हैं। तो इस आंदोलन से बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के बैठना ये हमें दिखता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी जो अनिल सिन्हा जी कह रहे हैं, मुझे उनकी बातों को थोड़ा एड्रेस करना और उनको बोलना थोड़ा ज्यादा जरूरी लगता है कि जैसे वो मान कर चल रहे हैं अनिल सिन्हा जी के, जैसे महाराष्ट्र में ताकत दिखलाई गई और सत्ता में लोग आए और लोकतांत्रिक कदाचार करते हुए आए लोकतंत्र में, तो उससे ये इस्टेब्लिश हो रहा है जैसे मोदी और शाह और उनकी सत्ता जो चाहे दौलत के जरिए वो कर सकती है। बेशक दौलत का इंटरवेंशन है
और उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन कुछ बातों को याद करना भी जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी एक उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश में बैठा नहीं पाए थे चुनाव मैदान में, ये भी याद रखिए। अभी हाल में संसद में व्हिप जारी करने के बावजूद 20 सांसद बीजेपी के नहीं आए संसद में। इनके हाथ से इनके सांसद भी इनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, ये भी याद रखिए। और वो बात के जनता जवाब देती है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि मोदी है तो मुमकिन है, और उस मिथ को 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने तोड़ दिया है, ये भी बात देखिए। तो इस पृष्ठभूमि, अब जैसे नीतीश कुमार को आपकी तुलना उनसे नहीं कर सकते हैं, किसी और राजनीतिक से, एकनाथ शिंदे वगैरह से नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को पैसों से कोई नहीं खरीद सकता है। अभी तक तो ऐसा कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण, कोई ऐसा आसपास भी नहीं दिखता है कि पैसों से कोई नीतीश कुमार को खरीद ले। नीतीश कुमार तय करते हैं कि हमको किधर जाना है। अब तक की सियासत ये, थोड़ा आगे आ जाइए, आवाज आपकी कट रही है जी। नीतीश कुमार तय करते हैं कि उनको किधर जाना है। अब तक की सियासत बिहार में भी यही रही है। तो अभी जो एक बार फिर परिस्थिति बन रही है वो नीतीश कुमार तय कर रहे हैं। हाँ, एक बात आप जो जरूर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी वर्टिकल स्प्लिट हो सकती है, तो यहां पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी उदाहरण थी बिहार में। बीजेपी को सांसदों की जरूरत थी तो लोक जनशक्ति पार्टी के सांसदों को उन्होंने अपने साथ रखा, पारस पासवान वगैरह को। जब वो जरूरत पूरी हो गई तो चिराग पासवान को जोड़ लिया। अब वो सांसद कहाँ है वो समझ रहे हैं आप, जो एलजेपी चिराग के साथ रहे वही रहे। तो वो बात बिहार के लोगों को पता है कि जेडीयू से अलग होकर के जेडीयू का सांसद, उसकी क्या दुर्गति होगी उनको मालूम है। ऐसा नहीं कि बीजेपी में दूसरी पार्टी के सांसदों को बहुत बड़ा पद दे दिया जाएगा कि इज्जत से रखा जाएगा। तो स्प्लिट वर्टिकल होने की स्थिति रहने के बावजूद जब नीतीश कुमार फैसला लेंगे तो उन सांसदों को इस बात का भी ख्याल रहेगा कि हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा बीजेपी में जाकर के और क्या हासिल होगा। तो बिहार में वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होती नहीं दिख रही। मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी का लीडरशिप अब व्यवहार करने लगा है, ये मान करके कि उनके बहुत सारे लोगों को हमने अपनी तरफ मिला लिया है, दरअसल यही उल्टा पड़ने वाला है। नीतीश कुमार के अभिमान को, स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है और इस वजह से इस बार जब वो पॉलिटिकली शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट वो उन्होंने कभी नहीं किया, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए 15% 16% का वोट जो वहां इंपॉर्टेंस रखता है, उसके हिसाब से उसका राजनीतिक अवसरवाद जो है वो कहते हैं, वो आप कह सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि बहुत जल्दी जो घटना घटेगी, बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे, ये मैं आपके प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं जी। नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। यही बात प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे। प्रशांत जी थोड़ा आगे बढ़ाइए इस बात को, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। एक तो जो चुनावी ट्रेंड है वो यही है कि विधानसभा में जब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए उनको नुकसान हुआ है और लोकसभा में उनको फायदा मिलता है, तो फायदा उन्होंने ले लिया है। अब वो अपना आगे का रास्ता देखेंगे। दूसरा चीज क्या है राजीव जी कि बीजेपी के साथ इस वक्त जो देश में माहौल है, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियों को बीजेपी के साथ दिक्कत हो गया और वो दिक्कतें लगातार बढ़ेंगी। बिहार के चुनाव जब तक होंगे तब तक जातिवाद जनगणना का फैसला आ चुका होगा और उसी पर निर्भर करता है कि इस देश में आगे की राजनीति कैसे होगी। ये कोई छोटा फैसला नहीं होगा, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा फैसला होगा। नरेंद्र मोदी को इसमें कोई, देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और अरिथमेटिक अलग चीज है, और जो नरेंद्र मोदी को लेजिटिमेसी देता है, जो स्वीकार्यता देता है जो वर्ग, वो हिंदू अपर कास्ट वर्ग है जी। और जिस दिन नरेंद्र मोदी ने जातिवाद जनगणना को उस ढंग से किया जिस ढंग से डिमांड हो रही है, उसको
उसको कोई वाइट वॉश नहीं किया, उसको कारपेट के नीचे नहीं डाल दिया, तो हिंदू अपर कास्ट उनसे हाथ खींचेगा। और जब वो हाथ खींचेगा तो हमको बहुत अलग तरीके का विमर्श एक नरेंद्र मोदी के लिए भी दिखाई देगा। तो जातिवाद जनगणना एक ऐसा फैसला है जो ले तो मुश्किल, ना ले तो मुश्किल, गले में अटकी हुई फांस है और वो फैसला लेना है। ये आग का दरिया उनको पार करना है। तो ये तय करेगा 2025, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, और यही तय करेगा कि बिहार में नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात तय है कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो उनका नुकसान होगा। अब वो नुकसान में रहने वाले व्यक्ति अभी तक तो नहीं लगा कि हैं। जी। दूसरी बात, तो 2025 में बाकी कुछ जो क्या होगा, देखिए 2025 डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के कंसोलिडेशन का साल होगा। ये दोबारा अपनी मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। पिछले 3-4 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कमजोर किया और सुप्रीम कोर्ट में रहकर बाकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी कमजोर किया। जिस तरीके के फैसले लाए, इसमें सबसे बड़ा योगदान डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने का डीवाई चंद्रचूड़ पर जाता है। और मुझको लगता है कि अब जो नए चीफ जस्टिस हैं, और दोनों में बड़ा एक विरोधाभास है, उसको भी रेखांकित करना बड़ा जरूरी है। डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी भी चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने मानवाधिकारों के विरुद्ध, यानी मानवाधिकारों को खत्म करने के फैसले पर सरकार का साथ दिया था। और डीवाई चंद्रचूड़ वहां तक गए, पिताजी से भी आगे, कि प्रधानमंत्री के साथ वो आरती भी कर रहे थे अपने घर पे। और जो संजीव खन्ना है, इनके ताऊ या चाचा, उसी बेंच में उन्होंने विरोध का जजमेंट लिखा था, जस्टिस एच.आर. खन्ना ने। तो देखिए कैसे समय का पहिया चलता है जी। और अभी तक जो जस्टिस संजीव खन्ना का रवैया दिखाई दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट को एज ए इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने वाले जज दिखाई दे रहे हैं। तो मुझको लगता है कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी जो अपनी ताकत खो चुके हैं, वो धीमे धीमे उस तरफ बढ़ेंगे। और इसमें एक बड़ा रोल जो है सुप्रीम कोर्ट प्ले करेगा। अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने काम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हाथ पैर बांध दिए कि आप नकली एविडेंस नहीं पैदा कर सकते, किसी का मोबाइल, किसी का लैपटॉप जब्त करके कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये जो काम हो रहा था नकली एविडेंस पैदा करने का, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अभी आप देखिए कि सीबीआई हिमाचल प्रदेश के ईडी के प्रमुख को के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनके यहाँ रेड मार रही है। तो सीबीआई वर्सेस ईडी भी चल रहा है, जिसकी चर्चा कई बार रविकांत जी भी कर चुके हैं यहाँ पे जी। तो ये इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे। और दिल्ली के इलेक्शन में राजीव जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में मौजूदगी बहुत अच्छी है, रिजल्ट कुछ भी रहे, वो इलेक्शन कमीशन को वो कुछ नहीं करने देंगे जो इलेक्शन कमीशन हरियाणा में कर गया या महाराष्ट्र में कर गया। क्योंकि दिल्ली राजधानी, यहाँ मीडिया है और आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया में प्रेजेंस अच्छी है, और इसलिए इलेक्शन कमीशन को भी कुछ कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी अपनी। इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र और हरियाणा, दिल्ली में नहीं कर पाएगा आम आदमी पार्टी के रहते हुए, या कांग्रेस भी अब इसमें मुखर है। कांग्रेस ने भी मोर्चे खोले हुए चुनाव आयोग के खिलाफ। तो ये सब चीजें देखते हुए लग रहा है कि 2025 में बड़े परिवर्तन होंगे। और एक और बहुत ही मोदी जी के लिए शायद सेटबैक हो, बहुत उम्मीद है कि ट्रंप आज से 21 दिन बाद उनका
इनॉग्रेशन होगा, ट्रंप सत्ता में सत्ता पर आएंगे, काबिज शपथ होंगे लेंगे, जी, सत्ता पर काबिज शपथ होंगे। लेंगे। और उन ट्रंप का पिछला कार्यकाल और ये कार्यकाल बिल्कुल अलग रहने वाला है। दुनिया की स्थिति बदल गई है इस वक्त। इंग्लैंड की सरकार लेबर पार्टी की है, जर्मनी में वामपंथी है, सोशलिस्ट है, फ्रांस में मिलीजुली सरकार है। तो ट्रंप, उस तरीके से ट्रंप को इंडोर्समेंट नहीं मिलेगा जैसे पिछली बार मिल गया था। और ट्रंप का कार्यकाल भी इस बार फर्क रहने वाला है। एक संकेत उन्होंने दे दिया है कि उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट में, जिस जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी को तलब किया है, उसी जस्टिस डिपार्टमेंट में उन्होंने उस महिला को बड़ा अधिकारी बना दिया है जो भारत के मोदी सरकार के खिलाफ रही, पन्नू की हत्या करने के षड्यंत्र के मामले में और तमाम और मामलों में। और तो इसलिए दुनिया का स्थिति आप देखिए, भारत की स्थिति देखिए, सामाजिक न्याय की आंदोलनों की स्थिति देखिए, तो 2024 बहुत कुछ, 2025 बहुत कुछ नया देकर जाएगा। जी जी, 2025 बहुत कुछ नया देकर जाएगा। जरा समीर जी जरा आपसे इन्हीं बातों में, जो क्या आपको लगता है कि इसमें संविधान फिर से आएगा? संविधान तो आ ही गया, संविधान आ गया, इसीलिए ये स्थिति आ गई। जो जून 24 में जो कुछ भी हुआ उसके तो केंद्र में एपी सेंटर उसका संविधान ही था, और ये संविधान ही बार बार आ रहा है और आएगा ही, निश्चित तौर पर आएगा। संविधान ही है जो अब, जैसा अभी अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कि मोदी जी ऐसा क्यों करने देंगे और कैसे करने देंगे, कब करने देंगे, लेकिन अगर संभावनाएं जताई जा रही कि ऐसा हो सकता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि 10 साल पहले वाले मोदी जी नहीं। मोदी जी अपने फैसलों को इस तरह से पलटे भी नहीं, हालांकि कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा उनको, लेकिन ऐसे जो बिल हैं उनको जेपीसी को नहीं भेजना पड़ा, सहयोगी दलों के लिए इतना फंड नहीं जारी करना पड़ा। तो बहुत सारी चीजों को का प्रभाव तो 6 महीने में ही दिखाई पड़ने लगा है। दूसरी बात, अब जिस तरह से जांच एजेंसियों पर प्रेशर की बात है, वो सारी चीजें नहीं रह गई हैं। अपनी पार्टी में पकड़ कितनी कमजोर हो रही है, आप इसको देख लीजिए। व्हिप के बाद अगर 20-20 सांसद नहीं जा रहे हैं पार्लियामेंट में वोटिंग के दौरान, तो इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार की प्राथमिकता में जो मैं समझ रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण है उनका मुख्यमंत्री बने रहना। अब प्रधानमंत्री का ख्वाब तो मुझे लगता है कि नहीं होगा उनका। ऐसी स्थिति में वो ये जान रहे हैं, उनके सामने अगर महाराष्ट्र में शिंदे का उदाहरण ना होता तो हो सकता है वो पलटी मारने की ना सोचते, लेकिन शिंदे के उदाहरण ने उनको चौकन्ना कर दिया है कि बीजेपी अब क्या करने जा रही है। और उसका संकेत बड़े नेताओं ने पार्टी के दे दिया कि बिहार में उनकी दबी हुई इच्छा विजय सिन्हा की भी आ गई सामने, और अमित शाह ने सीधे मना कर दिया कि हम किसी को फेस बनाकर नहीं लड़ेंगे। उनको ये साफ साफ है कि अगर साथ लड़ते हैं तो चुनाव में हम एकनाथ शिंदे बनाए जाएंगे। इसको देखते हुए वो संभावनाएं तलाश रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में हो सकता है कि उनको ये मौका मिल जाए, और नहीं भी मिलता है तो कम से कम इनके साथ रहने की तुलना में उधर रहना बेहतर होगा, जो मुझको लग रहा है। और इतना ज्यादा दबाव बना लेंगे, पार्टी के सांसदों को तोड़ लेंगे, विधायकों को तोड़ लेंगे। अब उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो रह नहीं गया है। ठीक है, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीत जरूर लिए है, लेकिन वो कमजोरी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, और 2025 में इस कमजोरी के बहुत सारे एविडेंस और सामने आएंगे। उनमें से एक बिहार भी होगा, मैं इस चीज को देख रहा हूं। जी, बिहार भी होगा, और महाराष्ट्र से भी बहुत कुछ सीखने समझने को इन नेताओं को मिल रहा है। शायद रविकांत जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनिल सिन्हा, हाँ रविकांत जी हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे समझो, क्या आपको भी लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर आम्बेडकर का जिक्र करके संसद के अंदर अमित शाह ने एक बार फिर संविधान को, कहें तो इस मुद्दे को
बिल्कुल जिंदा कर दिया जो लोकसभा चुनाव में था। और उसके बाद एक दूसरा मुद्दा जो अभी तक वहां चल ही रहा है महाराष्ट्र में, और वो है शिंदे साहब जिनका जिक्र कर रहे थे समीर जी। इन दोनों चीजों को अगर देखा जाए तब क्या आपको लगता है कि दिल्ली हो या बिहार हो, इन दोनों जगहों पे जो अस्त व्यस्त वाली स्थिति है उसमें केंद्र खासकर बीजेपी खुद इसके लिए जिम्मेदार है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अमित शाह ने जो बयान दिया और अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी उसके लिए, बल्कि ऑफेंसिव होकर के जिस तरह से उन्होंने संसद के अंदर जो करवाया उस कैंपस में कि विपक्ष के लोगों को धकेलाया गया और फिर एफआईआर भी दर्ज हुई राहुल गांधी के खिलाफ, तो अमित शाह उस बात को महसूस ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो सदी है और ये जो समय है उसकी राजनीति के केंद्र में डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी आ चुकी है, इसलिए उन पर हमला करके और आप बच जाएंगे इसकी उम्मीद बहुत कम है। एक गलती जो की थी बीजेपी ने चुनाव के पहले, वो जिस पूरे जोश में उन्होंने कह दिया था कि 400 पार और हमें संविधान बदलना है, उसने बीजेपी को कहां पहुंचा दिया। और उस समय अगर ये लग रहा है कि विपक्ष ने कोई बड़ी भूमिका अदा की है, विपक्ष ने कोई अतिरिक्त प्रयास किया, तो नहीं। कांग्रेस पार्टी का तो अकाउंट तक सीज था, उनके पास पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। ईडी सीबीआई के रोज हमले हो रहे थे, विपक्ष को लगातार कमजोर ही नहीं किया, रोका जा रहा था। बावजूद इसके अगर 240 पर तमाम बेईमानी के बावजूद वो 79 सीटें अगर आप उसमें से घटा देंगे तो क्या बचता है। बावजूद इसके अगर 240 पर गाड़ी अटक गई और अभी नीतीश बाबू और नायडू बाबू को कंधों पर ढोकर के चलना पड़ रहा है, तब आप समझ सकते हैं कि इस इशू पर अगर आप ऑफेंसिव खेलेंगे और जबरिया ये दिखाएंगे कि हम जो चाहेंगे वो कहेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, तो इस पे फिर ये सत्ता पक्ष बुरी तरीके से मात खाएगा। और इस बात को कांग्रेस पार्टी ने बखूबी समझ लिया, इसीलिए उन्होंने बेलगावी में जो अधिवेशन किया डॉक्टर अंबेडकर को और पार्लियामेंट के भीतर जो नारे लगते हैं जय भीम के, वो अपने आप में एक नए राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की तरफ संकेत करता है। तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा और इसको विपक्ष छोड़ेगा नहीं। वो बात अलग है कि विपक्ष अगर छोड़ दे तब तो हम नहीं कह सकते कुछ भी। और इसका असर जो हो रहा है वो जमीन पर हो रहा है, जमीन पर ज्यादा इसको लेकर के लोगों में गुस्सा है और लगातार अमित शाह के इस बयान को कोट किया जा रहा है। लोग बात कर रहे हैं, खास करके जो आपका दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसमें ये बातें ज्यादा हो रही हैं। तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही है अगर आप इस पर माफी नहीं मांगते हैं। तो 2025 में ये मुद्दा और ज्यादा एग्रेशन के साथ और ज्यादा मुखरता के साथ सामने आएगा। और बीजेपी सबसे ज्यादा अगर डरती है तो इसी चीज से डरती, उसे नफरत है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स से। खुल करके आरक्षण को खत्म करने की बात पहले कही जाती थी, अब उनके चंगू मंगू कहते हैं, आनुषंगिक संगठन इस बात को कहते हैं। तो ये बखूबी मालूम है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को कि असल में बीजेपी कर क्या रही है, आरएसएस की मंशा क्या है, उसकी समस्या क्या है। पब्लिक जो वोटर है, जो नागरिक है, कि वो इंतजार कर रहा है कि कब विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ, बहुत क्लियर कट एजेंडे के साथ और पूरे तरीके से प्रतिनिधित्व के साथ, क्योंकि जहां बात बिगड़ रही है वो मुद्दा है रिप्रेजेंटेशन का। अगर कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या आरजेडी, जो भी विपक्षी दल है, अगर इन समाजों को रिप्रेजेंटेशन दें और मुखरता के साथ उस एजेंडे पर खड़े हो, तो फिर उसका मुकाबला करने की हिम्मत बीजेपी में नहीं है। और इसीलिए 25 में विपक्ष इस बात को समझ गया है कि हमें कहां चलना है। बस एक ही कमी मुझे दिखती है, वो है रिप्रेजेंटेशन। वो अगर पूरी होती है तो फिर बीजेपी के लिए 2025 का साल बहुत मुश्किल भरा होगा। इतनी आसान डगर नहीं होगी कि मोदी जी जो चाहे वो कर लेंगे, ये तो संभव है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा क्लोजिंग पे आना चाहूंगा जल्दी से अनिल जी। बहुत कुछ 2025 में हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2024 का जो बैगेज है वो बड़ा भारी है।
नरेंद्र मोदी के हिसाब से देखा जाए तो, और उसमें विपक्ष भी है, 240 मात्र सीटें हैं और इन सब के बीच अपनी सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है नरेंद्र मोदी के सामने। उन चुनौतियों को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये इसमें जो बातें निकली हैं उसमें मुझको लग रहा है कि 2 पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है। एक तो प्रशांत जी जो बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जो एटीट्यूड चेंज हुआ है, अकेले सुप्रीम कोर्ट के में परिवर्तन अगर हो उनके मतलब उनके देखने की दृष्टि में, तो उससे बहुत फर्क आने वाला है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का जो कस्टोडियन है सर, ये का जो है संविधान का सुप्रीम कोर्ट है, तो उससे बहुत चीजें बदल जाएंगी। तो वो एक संभावना मुझको दिख रही है। जैसे ईडी वाला फैसला जो बताया उन्होंने एकदम सही है, तो वो जो है एक संभावना वहां से एक जो सकारात्मक संभावनाएं जो दिखने वाली हैं उसमें एक ये है। दूसरा है क्या कि ये बात भी बहुत सही लोगों ने समझा है कि बीजेपी के अंदर बहुत मारामारी है, और ये जो 20 सांसद नहीं आ पाए थे, वो 20 सांसद जो है का मामला नहीं है, बल्कि अभी तक पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं की है मोदी जी ने चुनाव के बाद। न उससे वो इलेक्ट हुए हैं, न उन्होंने कोई अपने किसी भी फैसले का अनुमोदन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी से नहीं कराया है। तो ये दोनों ये है कि वो सीरियसली मतलब चैलेंज्ड है विद इन द पार्टी, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो अब मैं क्या है कि मैं एक पुराना कहूंगा कि चेंज फ्रॉम बिलो और चेंज फ्रॉम एबव, तो ये जो सारा डिबेट आप कर रहे थे उसमें चेंज फ्रॉम एबव पर आप हम जोर है आपका, मेरा जोर है कि चेंज फ्रॉम एबव वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉर्पोरेट का पैसा है, पूरा मीडिया आपका कितना सड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं इमोशनल ना हो जाऊं इसलिए आगे नहीं उस पर बोलूंगा। तो आप समझ लें, हाँ, लेकिन इतना सड़ा हुआ मीडिया दुनिया में, रवांडा में भी नहीं। रवांडा एक मेरा मित्र, आप भी जानते हैं, हेमंत तत्री को मैं कोट करता हूं, बोलते हैं रवांडा मीडिया उससे भी गया गुजरा है, वहां भी कम से कम खबरें आती हैं, आ जाती हैं कि वहां के ये, लेकिन ये तो एकदम सड़ा हुआ है। इस सड़े हुए मीडिया से का ये सब के बावजूद चेंज फ्रॉम एबव के चांसेस कम है। लोग उतार देंगे, इसमें एकदम मैं सहमत हूं। उन्होंने उतारा, इतना पैसा, इतना मीडिया, इतना सड़ा हुआ क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन और चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद भी लोगों ने उसको 240 पे अटका दिया। तो इसीलिए उनसे पूरी उम्मीद है, बिहार में भी ये इसकी पूरी संभावना है। लेकिन आप अगर नीतीश जी को उस परिवर्तन का वाहक या उसका अगुवा समझ रहे हैं, मैं माफ करें, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। वो इसको डिजर्व नहीं करते हैं। एक बिहारी होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूं, और उनको इंडिया गठबंधन को बोलना चाहिए कि आपके लिए द्वार बंद है। अरे एकदम मेस करके रखा हुआ है पूरे वो, और इसमें बार बार इधर क्या जाना आना, किस चीज के लिए वो जाएंगे वहां। आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जब से हुआ है एक बार भी उसका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं, अब फिर निकल के कहेंगे हमने ही तो कराया। अरे आपने क्या कैसे कराया? स्टार्ट किया तेजस्वी यादव ने, सारे लोग मिलकर के गए थे, उसमें उन्होंने उनको फोर्स किया। निश्चित तौर पर वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस तरह जो दलित नेता अठौले हैं, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी, अंबेडकर के अपमान के बाद भी डटे हुए हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जनता, दलित जनता उनको सबक सिखाएगी, इससे मैं पूरी तरह हूं, इसमें कोई मुझको पूरा कोई संदेह नहीं है। और दूसरा है ये कि इस इलेक्शन एक विषयांतर है, लेकिन दिल्ली जो है, दिल्ली भी केजरीवाल के हाथ में अब नहीं रहने वाला है। वो भी एक कॉमनल ये क्या कहते हैं नैरेटिव चलाना चाहता है। अभी पुजारी और उनको क्या कहते हैं ग्रंथी लोगों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो वही कार्ड खेलना चाहते हैं, वो इसी तरह लूज करेंगे। और वहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जनता की वजह से आएगी, और बिहार में भी आ सकती है उनको ये, इसीलिए मुझको लगा ठीक सही। तेजस्वी के बयान को आप लोगों ने किस तरह पढ़ा मुझको मालूम नहीं, वो अटैक कर रहे हैं नीतीश को भी, नीतीश की चौकड़ी को भी, बीजेपी को भी। एकदम सही लाइन है इंडिया गठबंधन के लिए, जो जनता की लाइन होनी चाहिए। वो कोई उम्मीद नहीं उन्होंने दिखाई है,
उस आप कैसे आपने उसका अर्थ निकाला मालूम नहीं, और वो आप लोगों ने एक भी उस शब्द उन्होंने नीतीश जी के पक्ष में नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि वो बीमार हो गए, खुद ही उनके लोग कह रहे हैं, सरकार बिहार में नहीं है, ये भी कहा उन्होंने, और कहा कि वो कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, उनके 4 लोग मिलकर के सारा फैसला ले रहे हैं, 2 दिल्ली में है, 2 यहाँ पे है। और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ तो बोला ही, वो तो क्लियर कट बता रहे हैं कि नीतीश अब नेतृत्व के लायक बिहार के नहीं है और इनको बदलिए। अब आप लोग उसको मान रहे हैं कि नीतीश आ जाएंगे। नीतीश आ भी जाए तो उनको मना करना चाहिए, क्योंकि इस बार नीतीश को कोई वोट नहीं देगा। क्यों वोट देगा भाई? अभी जिस तरह से लाठियां चला रहे हैं और जिस तरह ये कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि सिर्फ देखने का फर्क है। परिवर्तन 2025 में परिवर्तन के संकेत हैं, लेकिन ये चेंज फ्रॉम बिलो होगा, नॉट फ्रॉम एबव। बस इतना ही मेरा अंतर है। जी, नॉट फॉर अबव, चेंज फॉर बिलो होगा। जनता चेंज करेगी और जनता ही करती है। बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ अनिल सिन्हा जी। बहुत बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप तमाम साथियों ने कही। आज इस चर्चा को समाप्त करूँ उससे पहले आप सभी को नया साल आप लोगों की इच्छाओं को पूरी करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, समीर जी, प्रोफेसर रविकांत जी और प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे और आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो। मध्यावधि चुनाव की बात हो रही है, क्या वो होगी? नए साल में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को लेकर जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, उन सवालों